बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से। जो नन्ही बच्ची है उसके ऊपर तशद्दुद का जो केस है उसके हवाले से आज बात करूंगा, क्योंकि ये केस है। इस हवाले से मैं शॉर्ट से आपको विद इन 30 सेकंड केस की जो पुरानी प्रोसीडिंग्स है वो बता देता हूँ। ये केस क्या है। इस केस में ये है कि एक जो बच्ची है, जो 14 साल ये बच्ची है, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये बच्ची इस्लामाबाद की जो सिविल जज है उनके घर ये मुलाजमा थी, और उसकी जो बीवी हैं, जो सिविल जज की जो बीवी है, उसके ऊपर तशद्दुद करती थी। उसकी ये हालत हो चुकी थी कि उसकी आंखों में खून जम चुका था, उसके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे, जो ज़ख़म बन चुके थे तशद्दुद के बाद। ज़ख़म जो सर में ज़ख़म थे उसके कीड़े पड़ चुके थे, हाथों की उंगलियां टूटी हुई थी। और इस हवाले से इसके ऊपर ये केस जो जज साहब की बीवी है इसके खिलाफ स्टार्टिंग से चला है, और अब इसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें उसके मतलब आज की वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले जो अहम चीज़ें हैं जिसके मतलब आज मैं बात करूंगा वो ये है कि जो मुलजिमा है जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है, जो सिविल जज आसिम हफीज़ साहब की जो अहलिया हैं, उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हुई तो हुई हैं, लेकिन हमने इस चैनल के तवसल से ये बात की थी कि जज साहब को भी ज़रा इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तो अब की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक जो आसिम हफीज़ साहब है उनके खिलाफ भी घेरा तंग होने जा रहा है, और बहुत सख्त तरीके से जो घेरा है वो तंग हो रहा है। वो उसके मतलब मैं वीडियोज़ में आगे चल के बात करता हूँ। और उसके बाद जो सेहत के हवाले से बात की जाए, क्योंकि रिजवाना केस के हवाले से जब से मैं बात कर रहा हूँ तो हमारी जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी के ऊपर मैं चीज़ रखता हूँ वो रिजवाना की सेहत है, क्योंकि जिसके ऊपर ये केस चल रहा है। बाद की में इंसाफ की बात होती है तो वो अलग की चीज़ है, लेकिन पहले उस बच्ची की सेहत का मामला है कि जो उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है उसकी पहले सेहत तबीयत उसकी ठीक होनी चाहिए। उसके वालिदैन की जो दुहाइयाँ हैं, वो जो चूखो पुखार है, वो तो आसमान फाड़ देने वाली हैं। तो इसलिए इस बच्ची के लिए बिल्कुल आपसे भी गुजारिश करूंगा कि दुआ करें। लेकिन उसकी जो तबीयत के हवाले से जो अपडेट है उसके मतलब बात करता हूँ। जो मेडिकल जो बोर्ड था, उसके जो हेड थे जोदक सलीम साहब, उनका ये कहना है कि रिजवाना की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी अर्सा से उसकी ट्रीटमेंट एक आला सतह पर चल रही है। तो उसके जो ज़ख्म थे वो भी अब ऑपरेशन के बाद भर चुके हैं। पहले तो वो बच्ची खुद भी कोई बोल भी नहीं सकती थी, ना खुद कोई खा पी सकती थी। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से, आप लोगों की दुआओं से और डॉक्टरों की मेहनत से वो बच्ची अब खुद खा पी भी रही है, उठ के खुद बैठ भी रही है, यानी कि ज़ख़म उसके अब भर चुके हैं। और मुसलसल उसकी ट्रीटमेंट एक मेडिकल का एक आला सतही जो बोर्ड है वो उसकी निगरानी कर रहा है। लेकिन अहम खबर जो उसकी प्रोसीडिंग्स केस की प्रोसीडिंग्स के ऊपर अब आ जाते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हुकूमत खुद इस मामले में इन्वॉल्व हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने जो JIT है वो भी एक तश्कील दी थी। फिर उसके बाद आपने वीडियो देखी होगी, मरीम नवाज साहिबा वो भी आई थी जो रिजवाना है उसको देखने के लिए। तो हुकूमत ने एक 8 रुकनी आला सत्ताई जो थी JIT यानी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो उसको तश्कील दी थी। पहले 5 रुकनी थी, फिर उसको 8 रुकनी टीम बना दिया गया था। उसके बाद जो उसका अब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सिविल जज है आसिम हफीज़ साहब, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब कर लिए गए लाहौर हाई कोर्ट में, और उनसे कुछ सवालात जवाबात किए गए जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी उसकी तरफ से। तो अब पता लग चुका है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं, जिसके मतलब स्टार्ट से ही हम बात करें कि इन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए कि आसिम हफीज़ साहब, इनके मुतल्लिक इनका किरदार कितना है इस केस में, क्या तशद्दुद में वो भी शामिल तो नहीं है। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं उसके मुतल्लिक बात करता हूँ। सबसे पहले जो जज साहब हैं उनसे जो सवालात जवाबात का सिलसिला हुआ है, JIT के सामने उनसे जो सवालात हुए हैं उसमें उन्होंने कुछ बातें तस्लीम कर ली हैं। कुछ बातें उन्होंने तस्लीम कर ली हैं, यानी कि उसने डायरेक्टली तो बात नहीं की कि बिल्कुल ये तशद्दुद हुआ है, लेकिन जो सवालात जो तगड़े किस्म के उनसे किए गए हैं, जो तीर उनके ऊपर चलाए गए हैं, ज़ाहिर बात है जिसके इनके पास जवाबात नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क में वो बात करने वाले हैं कि हम इंसाफ के दावेदार हैं, हम लोगों को इंसाफ देने वाले हैं। उनके घर में ये चीज़ें हो रही हैं, तो ज़ाहिर बात इनसे सवालात होने चाहिए। और सवालात हुए जिसके बाद वो इस बात के ऊपर जो इस बात को मजबूरन तस्लीम करने को तैयार हो चुके हैं, और ये मजबूरी उनकी बनती भी है, क्योंकि इनके घर में ये हो रहा है और इससे वो लातलकी का ऐलान तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि उनकी जो बीवी है सोमिया आसिम, वो सख्त मिजाज की औरत है, और वो हमेशा गुस्से में आ जाती है और गुस्से वाली बातें कर देती है। तो वो सख्त मिजाज औरत है। ये उसके जो खावंद है जो सिविल जज आसिम हफीज़ साहब ने भी तस्लीम कर लिया है। अब सवालात की बात की जाए, जो सवालात हुए, अगर जो JIT ने उससे सवालात किए हैं उसकी रूह में अगर ये सवालात मुस्बत साबित होते हैं तो इनका जो है इन दोनों मियाँ बीवी को बहुत सख्त सज़ा हो सकती है। और उसके बाद ना सिर्फ सोमिया आसिफ जिसके मुतल्लिक़ ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इसने ये जुल्म किया, इसने ये क़यामत इस बच्ची के ऊपर ढाई है, इसने ये दरिंदगी की है, न सिर्फ उसको सज़ा हो सकती है बल्कि जज साहब को खुद भी सज़ा हो सकती है, और ये बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। और उसके बाद ना सिर्फ सज़ा हो सकती है बल्कि ये अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात की जाए आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है, 2016-17 की मेरे ख्याल से,
تو طیبہ تشدد کیس ایک تھا، اس کے متعلق بھی جو فیصلہ آیا تھا وہ یہی تھا کہ جو جج صاحب تھے ان کو سزا ہوئی تھی، اور جو سزا تھی ان کو 3 سال کی سزا ہوئی تھی، قید ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کی جو نوکری تھی اس سے بھی اس کو نکال دیا گیا تھا۔ تو اس کیس کے حوالے سے جو دفعات ہیں جس کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں ہر کیس کے حوالے سے کہ کن چیزوں کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیا ان کے اوپر جو جرم ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اس کے اوپر دعویٰ کیا گیا کہ یہ ان کے جرم ہیں۔ اس کے متعلق سب سے پہلے جو یہ FIR ہوئی تھی 14 جولائی سے جو ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو 506 ہے، یہ دفعات یہ ہے کہ کسی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے، وہ یہ دفعات لگی گی۔ اس کے بعد یہ حبس بے جا میں رکھنے کی جو ایک دفعہ 342 وہ لگی ہے۔ اس کے بعد یہ جو دفعہ 506 کے اوپر اب یہ پروسیڈنگز بھی، کیونکہ نئے جو وکیل آئے ہیں اس کے بعد یہ چیزیں اب چینجنگ ہو رہی ہے، تو 506 کے اوپر بھی یہ اب مقدمہ چل رہا ہے۔ یہ دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھی دھمکی دینا، یعنی کہ اس میں بھی 2 پہلو آ جاتے ہیں 506 میں بھی، کہ کسی کو یہ بات کہنی کہ میں برا بلا کہنا، یا یہ کہنا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، تو اس بات کا انجام بھگت لے گا، تو اس میں آتا ہے یہ بھی ایک آ جاتی ہے۔ اس کی جو اگر سزا بنتی ہے وہ 2 سال بنتی ہے، یہ 2 سال کی اس میں سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کا جو 506 میں ایک اور پہلو یہ آتا ہے کہ کسی کو ڈائریکٹلی یہ کہنا کہ تجھے میں جان سے مار دوں گا، اور اس کے متعلق یہ اب یہ دفعہ آتی ہے، اس میں 7 سال کی منیمم اس کو یہ قید ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور جو دفعہ 328A اس کے اوپر بات کی گئی، یہ اقدام قتل میں آتا ہے۔ یہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی بات کی تھی کہ جس طرح کا تشدد ہے، پورا پاکستان چیخ چیخ کے یہ باتیں کہہ رہا ہے، جس طرح کا یہ تشدد کیا جا رہا ہے یہ نارمل کوئی بات نہیں ہے، یہ تھپڑ نہیں مارا گیا یا کہ کسی بھی سٹک سے اس کے اوپر اس کو پنشمنٹ نہیں دی گئی، بلکہ یہ تو اقدام قتل میں آتا ہے، اور اس کے متعلق یہ جو وکیل ہے اس نے یہ بات کی ہے۔ اور اگر کیس کی پروسیڈنگز کو دیکھا جائے یا تشدد کو دیکھا جائے تو مجھے جاتا لگتا ہے اگر یہ پروسیڈنگز اچھے طریقے سے چلتی ہیں، فیر چلتی ہیں، تو کم از کم ان کو جو سزا 10 سال کی ہونی چاہیے، اور ہو سکتی ہے جس طرح پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ تو یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو اللہ پاک ہدایت دے، اور یہ جو کیس ہے اس حوالے سے یہ میں بات لازمی کروں گا، یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا تحفظ کیس ہے۔ اور اس کے بعد حکومت نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا اس معاملے کے اوپر، میں اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح وہ خود انوالو ہوئی، انہوں نے یہ JIT بھی تشکیل دی۔ اب یہ چاہیے یہ جو کیس ہو گیا، یہ المیہ ہو گیا، اس کو جو ظالم لوگ ہیں ان کو سزا تو ملنی چاہیے، لیکن اس کے بعد ان بچوں کا تحفظ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا، ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، آئینی فرض بنتا ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں۔ اب یہ جو غریب لوگ ہیں مجبوری کے باعث اپنے بچوں کو اگر یہ مزدوری میں بھیج رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کریٹیسزم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی مجبوریت، لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو جو سخت اقدامات، سخت فیصلے لینے پڑیں گے، یہ کچھ لاز بنانے پڑیں گے تاکہ بچوں کے اوپر یہ تشدد نہ ہو، کیونکہ ظالم لوگ، امیر لوگ انصاف کے جو دائرہ ہے اس سے اتنا اوپر آ چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیسز بھی نہیں ہو سکتے۔ اور انصاف کا معاملہ یہ میں لازمی بات کروں گا، یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اگر کچھ لوگ ہمیں سنتے ہیں تو ہمارے یہ فرض بنتا ہے یہ بات کرنا کہ انصاف کے نظام کو بہتر کرنا بہت بڑی اس ٹائم ضرورت ہے، کیونکہ غریب لوگوں کو ان کی نسلوں کی نسلیں لگ جاتی ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا، اور امیر لوگوں کے لیے آج اتوار والے دن رات کو 12 کے بعد بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ فرق قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہونے چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں انصاف کو فروغ دیا جائے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا، جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا اس مقصد کے لیے پاکستان آگے بھی چلے گا، اسلام کی بات ہوگی اور رضوانہ کو انصاف ملے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔